बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। मेरे मौजूद पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ इमरान जो कि कॉलम निगार हैं, इन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद रहेंगे ज़फ़र इकबाल जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, हम बात आज करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के हवाले से। सर, आपने देखा कि सियासी पार्टीज बहुत मुतहरिक हैं और हर कोई चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान का मैंडेट उन्हें मिले। आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगे ले जाएगी बाजी? बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अहम टॉपिक है। एक तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो हमने अब पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी है, जो हमने स्टडी किया है, उसके मुताबिक तो आलमोस्ट जो ज़िमनी इलेक्शन होता है या कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, चाहे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होता है, वो सिटिंग गवर्नमेंट जो है मोस्टली जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक तो वो जीतती हैं। बाकी हर पार्टी ज़ोर लगा रही है। आलमोस्ट 380 कैंडिडेट हैं आज़ाद, और उसमें हैं अपनी अपनी पार्टी के, उनकी अपनी टिकट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस तरह मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का उस पर जिस तरह का नैरेटिव अभी क्रिएट हुआ है, तो अपोजिशन के तो वो वैसे ही अगेंस्ट जा रहा है। जो बयानिया नून लीग का था, जो पीडीएम का बयानिया, वो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारा बयानिया नहीं है, ये नून लीग का बयानिया है। तो इससे तो काफ़ी हद तक वो पीडीएम को, जो उनके जितने जो दूसरी अदरवाइज पार्टीज़ हैं, उनको तो लॉस हो रहा है मेरी नज़र में। बाकी ये रिज़ल्ट बताएगा कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर कर सकता है। सर, आप ये देखें कि ये कहा जाता है कि मरकज़ में जिसकी पहले हुकूमत रह चुकी हो आगे भी उसे वोट मिल सकता है, जैसे कि पहले नून लीग रह चुकी थी, तो आप देखते हैं कि उनको मैंडेट मिलेगा उस लेवल पे? यही मैंने पहले अर्ज किया ना कि जैसे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ था, होता है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लास्ट हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन होता है, ये सारे मैंने यही एग्जांपल दिया है। लेकिन सर, आप ये बताएं ना कि अभी जो पीडीएम ने रिसेंटली अपने बयानिया जो नवाज शरीफ साहब ने जारी किए थे, जो दिए थे, क्या वो इफेक्टिव नहीं होंगे इन नाम इलेक्शंस पे? वो तो देखे ना, उनको अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके पार्टी के हेड छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के जो उनके सनाउल्लाह ज़हरी हैं और जो दूसरा उनको वो रिज़ाइन कर रहे हैं, और उस बयानिए के साथ तो नहीं, वो तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, वो तो पाकिस्तान का बयानिया है ही नहीं है। तो इस तरह तो पाकिस्तान की आवाम में भी अग्रेसिव है, और वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी तो ये बयानियाँ सुन रहे हैं। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं चल सकते, वो तो बड़े बहादुर लोग हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बात भी नहीं सुनना चाहते। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के इदारे के साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है, और जो उनका पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतर जा रही है, तो वो लोग देख रहे हैं। मेरा ये तजिया है कि वो इस वजह से भी उनको लॉस होगा अपोजिशन को। सर, ऑपोजिशन को लॉस्ट होगा, लेकिन आप ये देखें कि मरीम नवाज साहिबा ये कहने लग गई हैं कि जो लोटा है बनने वाला है ना, इसको इक़्तिदार में आने का कोई हक नहीं है, इसको वोट मिलने का कोई हक नहीं है। अच्छा, वो इमरान खान साहब पे कड़ी तनकीद भी कर रही हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसी तरह जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जो उनके वालिद मोहतरम हैं, वो भी फरमाया करते थे कि हमारी गलती थी कि हम जो दूसरी पार्टियों के लोग लेते थे अब हम नहीं लेंगे। ये वो पहले बयान उन्होंने किया, फिर जब वो इलेक्टेबल को फिर उन लोगों ने लिया और फिर उनसे हुकूमत बनाई और 5 साल पूरे किए। ये बातें वो पहले करते रहे हैं, और ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की। और वो लोटों के साथ, लोटे मैं तो नहीं बोलूँगा, वो खुद बोल रहे हैं, वो उन्हीं के साथ गवर्नमेंट में आते रहे हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं ऑलमोस्ट वो एक शफलिंग के साथ ही आती रही हैं। भी यही जानना चाहूंगी सर कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम जो सियासी पार्टीज की है वो जारी है, आप क्या देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो बाजी ले जाएगी? शुक्रिया शहरवानो। देखिए कि मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, लेकिन आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं और जो वहाँ की सियासत है वो पाकिस्तान की सियासत से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और आज़ाद कश्मीर की भी सियासत जो है वो भी पाकिस्तान की सियासत से ज़्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो अभी जो जलसे हो रहे हैं, अगर आप जलसों की बुनियाद पर एनालिसिस करना चाहें तो एनालिसिस कुछ और होगा, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो एनालिसिस कुछ और होगा। याद रखिएगा कि जलसों की बुनियाद पे आप ये फैसला नहीं कर सकते कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी। जलसों की एक साइंस है जो कि मैनेज की जाती है, और लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जो जितने ज़्यादा पैसे देता है, जो
लोगों को मोटिवेट कर देता है, पैसे देकर उनको आने जाने की सहूलत दे देता है, ट्रैवलिंग की बेसिकली जो फैसिलिटी मिल जाती है और एक दिन की दिहाड़ी मिल जाती है तो लोग आ जाते हैं। तो इस बेस पे अगर आप समझती हैं कि जल्सों की बुनियाद पर अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ फिर भी फैसला करना मुश्किल हो जाएगा इस दफ़ा, क्योंकि तीनों पार्टियां वहाँ पे भरपूर जलसे कर रही हैं और वहाँ पर इस वक्त अच्छा इफेक्ट हुआ है और जो भी वहाँ पर जलसा करने का इरादा रखता है, चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बेहतर है। लेकिन मेरे मुताबिक जो मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के जो मुकामी सहाफ़ी हैं उनसे मेरी बात हुई है और जो मुकामी जो वहाँ के लोग हैं उनसे जो मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ से विन कर जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक नाम निहाद ही सही लेकिन एक सर्वे ज़रूर हुआ है जिसको पाकिस्तान के प्रीमियर न्यूज़ चैनल ने भी अपने वेब पेज पे डाला है। उसमें जो मैक्सिमम जो लोग हैं वहाँ पर जो राय शुमारी करवाई गई है उसमें तहरीक इंसाफ की परसेंटेज बेहतर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा ग्राउंड पे जाकर देखें तो तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। उसकी एक वजह ये है कि आपको पता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये कभी एक मुतनाज़ा भी रहा है और आजकल भारत भी इस इलाके को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस इलाके को वो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर वाली बेल्ट में डालते हैं। तो जब उसको इस बेल्ट में डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है और यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए या फिर इसको डिस्प्यूटेड एरिया रहना चाहिए। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कश्मीर के इशू को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से प्ले कर रही है, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक नहीं होती है या फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती है या फिर उन दोनों के जो सोच है वो नहीं मिलती, तो ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा और गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के साथ लाइजोन में बड़े मसाइल का सामना होगा। तो मेरा भी ख्याल है कि इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा और किसी और को इसकी हुकूमत दे दी जाएगी। तहरीक इंसाफ चूंकि इस वक्त वफाक में भी है, 2 सूबों में भी है, तो मैं समझता हूँ कि मतलब आप 3 सूबे गए तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहाँ पर कौन जीता और कौन हारा। ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसी तरीके से मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि बिलावल साहब ने कह दिया कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी कर लें, धांधली का एलिमेंट जो लेके आएंगे वो भी मुझे रोक नहीं सकते। आप किस तरह देख रहे हैं, बिलावल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो बिलावल साहब ने जो कहा है वो मैं सुन रहा था। अब उनकी एक पटिशन गई है चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में और उनमें उसने लिखा और वो उनकी जो प्रेयर थी उस पटिशन की वो कहती है कि जो भी मेंबर है पार्लियामेंट का या अदरवाइज़ कोई भी ऐसा अरकान पार्लियामेंट नहीं जाएगा इलेक्शन में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक जाना भी नहीं चाहिए। और जब वो पटिशन का फैसला आता है और उनको कहा जाता है कि आप ये इलाका छोड़ दें, जो भी कोई गवर्नमेंट का है, अपोजिशन का कोई भी है, लेकिन वो कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और इतनी हैरत की बात है कि वो खुद पटिशनर है और खुद ही अदालत के चीफ कोर्ट को वो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा फैसले को। तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ें वहाँ की आवाम जो है वो देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान लास्ट जो मंथ हैं उसमें पाकिस्तान ने ग्रो किया है, स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है और अपना दूसरा करंट अकाउंट सारा कम हुआ है, मैशत जो है उसको बेहतरी आई है, रिज़र्व जो है वो इंक्रीज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल जोन अपने सारे सूबे में बने हैं, दुनिया वॉच कर रही है। अब एक खबर जो है 1 मिनट में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। अगर वो सारी चीज़ें को इस हिसाब से भी अंदाज़ा लगाया जाए तो वो बेहतर होगा कि वो गवर्नमेंट के फेवर में जा रहा है। जी ठीक हो गया, गवर्नमेंट के फेवर में क्या जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं मियां इमरान आपसे जानना चाहूँगी सर, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें भारत भी बहुत दिलचस्पी ले रहा है। दूसरी जानिब बिलावल साहब का एक ही अब रोना आ गया है कि अभी धांधली हो जाएगी और मुझे निकाला जाएगा। मरियम जनाब ये कह रही है, मरियम साहिबा ये कहने लग गई हैं कि आप जो है ना कुछ भी कर लें, आपको वोट मिलने का हक ही नहीं है। आप किस तरह देख रहे हैं ये सब? मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो सियासी जलसे हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों से वोट मांगा जा रहा है उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपका वोट कास्ट करने से पहले ही चोरी हो गया है। जी, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं और इन दोनों मुख्तलिफ बातों को अगर आप मिला के देखें
तो ये एक मुज़हक्का खेज सूरत हाल सामने आती है जी कि जिन लोगों से आप वोट मांग रहे हैं आप उन्हें साथ ये भी कह रहे हैं कि आपका वोट तो चोरी हो गया है जी डालने से पहले ही, तो वो तो कहेंगे ठीक है जी हमारा वोट तो हो गया है चोरी, अब हमने क्या करने जाना वोट डालने, वोट तो हमारा चोरी हो गया, तो आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये है कि आप अगर ये महसूस करती हैं, ये महसूस करते हैं बिलावल साहब या मरियम साहिबा कि आपका वोट चोरी हो रहा है, तो उसके कोई एविडेंस भी प्रोड्यूस करें ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप इल्ज़ाम लगाते जाएं और वहाँ पर खड़े होकर दावे करते जाएं, लोगों को बहकाते जाएं कि आपका वोट चोरी हो रहा है। वोट कैसे चोरी हो रहा है, किसने चोरी किया और उसके साथ क्या तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए वो वोट चोरी हो रहा है, आप काइंडली ये भी बताएं ताकि जो मीडिया है, जो कि मुतलका इदारे हैं, वो उस पर कोई एक्शन ले सकें, वो जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी बेईमानी यहाँ पर क्यों हो रही है। लेकिन आप तो ऐसी कोई सूरत हाल बता ही नहीं रही हैं, आप तो अपनी तकरीर के अंदर बस एक राग अलापते जा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो जब आप बेबुनियाद बातें करते हैं, जब आप लोगों को इस तरह से डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये जो अवाम है ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वोट देंगे। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको इलॉजिकली आप पर बिलीव करें और इलॉजिकली आपको वोट दें। तो आपको कम से कम अपने जो बयानिया है या फिर जो आप सही समझते हैं उसको सही तरह से प्रेजेंट तो करें। लेकिन सर यही मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने ये बयान दिया है कि नवाज शरीफ का बयानिया अवाम ने कबूल कर लिया है। अब वो किस नैरेटिव से कह रहे हैं, किस नज़रिए से कह रहे हैं सब? मेरे ख्याल से ये शायद हक़ान अब्बासी को साथ इसकी तफसील भी देनी चाहिए थी कि कौन सा बयानिया जी जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम जैसे लिया, कानून के लिए जो उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं, दिया जो है उन्होंने जी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जी नाम लेकर तकारीर की है कि जी वो वाला बयानिया अवाम ने कबूल कर लिया है। जी अगर वो इसको कह रहे हैं कि ये बयानिया कबूल कर लिया है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब उनको पिछले 3 दिनों में मिल गया है। 2 जो MNAs हैं नून लीग के, वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है जी और जो दीगर कुछ MPs हैं उन्होंने भी ये कहकर पार्टी छोड़ दी है कि जो इस वक्त नून लीग का जो बयानिया है हम उसके साथ नहीं चल सकते, हम आवाम को जवाब नहीं दे सकते। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया अवाम में मकबूल हो रहा है तो इसका कोई सबूत भी तो देना, इसकी आपको क्या लॉजिक नजर आती है। आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता दें कि जी इस तरह से देखें जी बयानिया मजबूत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया है ही कोई नहीं जी जिसको ये बयानिया कहते हैं। बयानिया होने के लिए इंसान का नज़रियाती होना ज़रूरी है, और नज़रियाती होना और नवाज शरीफ होना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नज़रियाती नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो इनकी सियासत है, जो इनके मामलात हैं, ये पहले दिन से ही अपनी ज़ात के इर्द गिर्द रहे हैं। और जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं, मैं उन्हें बताता चलूँ कि अब थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको इस जो जिसे आप बयानिया कह रहे हैं उनकी शख्सियत के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके इल्म में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब शाहिद ये जो नवाज शरीफ साहब जो थे वो नैब के केसेस भुगत रहे थे, तो एक सहाफ़ी ने कहा कि सर देखेंगे जो नैब का कानून है ये देखेंगे कितना गलत है, और आप भी कहते हैं कि गलत है, तो इसको आपकी 2/3 मेजॉरिटी है तो आप इसको ख़त्म कर दें, नैब के कानून को ख़त्म कर दें। आप कौमी असम्बली में तो आपकी अक्सरियत है, सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, आप यहाँ से ख़त्म कर देंगे, वहाँ से कर देंगे, आपको कौन रोकने वाला है। आपको पता है कि इस नाम निहाद जो नजरियाती साहब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सहाफ़ी को जवाब दिया था कि हमने जो भुगतना था हमने तो भुगत लिया, अब मैं चाहता हूं कि आने वाले भी भुगते हैं जी। व्हाट इज दिस? ये किसी कौमी लीडर का बयानिया हो सकता है? ये किसी ऐसे रहनुमा की बात हो सकती है जो कि पूरे कौम का, पूरे मुल्क का सोचता हो जी। ये क्या किसी ऐसे शख्स की बात हो सकती है जिसके अंदर अवाम का दर्द हो? अगर तो आपके अंदर वाकई आप लिटरली इसको महसूस करते हैं कि हाँ जी ये गलत है, तो आप उसको सुकत ख़त्म कर देते जी। इसके अलावा अगर आप अगली बातें देख लें, ये जो जिसको नज़रिया कहते हैं, सेनेटर जो परवेज़ रशीद साहब हैं, उनसे पूछा गया कोई 1.5 साल पहले कि जनाब मरियम बीबी के आजकल ट्वीट्स नहीं आ रहे हैं और मरियम साहिबा इस वक्त मीडिया पे भी नहीं आ रही हैं, बड़ी खामोशी है, तो इसकी क्या वजह है? तो आपको पता है परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा था? परवेज़ रशीद साहब ने कहा था कि वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं। तो ये बयानिया कौन सा बयानिया है? इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सेव करने का जो बयानिया है उसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, और सबसे इस पूरी जो गेम प्लान का मकसद इजारी बात है आपका अपने रिलीफ से। जब नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, जब नाहल हुए थे और इस्लामाबाद से उन्होंने कहा जी मैं अब जलसे करता हुआ लाहौर आऊँगा
और उसमें उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाना शुरू किया था, तो लोगों ने कहा जी वाह वाह वाह, नवाज शरीफ साहब खड़े हो गए हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं, हक के साथ हम हक की आवाज़ उठा दी है, नजरियाती हो गए जी। मैंने उस वक्त भी लोगों से अर्ज किया था कि जनाब आप खुदा का वास्ता है नवाज शरीफ साहब का माजी याद रखें ताकि आप मुस्तकबिल के बेहतर फैसले कर सकें। ये नजरियाती नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी। और आप देखें कि जब वो यहाँ से बाहर गए हैं, जब यहाँ से वो जिन्हें हम वैसे तो हुई तो डील ही है, लेकिन चले खैर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं कहती है, आने वाले वक्त में सब लोग यही कहेंगे और अभी भी लोग ये कह रहे हैं, जब ये बाहर गए हैं नवाज शरीफ साहब और जिनके खिलाफ ये कह रहे थे कि इनके खिलाफ मैं खड़ा हूँ और वोट को इज्जत दो, उन्हीं को जनाब ने वहाँ पहुँचकर एक्सटेंशन दी। अपने जो काबीना थी, जो इनके 10-12 लोग थे, इनको इन्होंने लंदन बुलाया, वहां बुला के उन्होंने कहा जी आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है। वहां पर कुछ एक आधे शख्स ने थोड़ा सा कहा कि हमें हुकूमत के सामने प्रपोजल एक रख देनी चाहिए ताकि हम उनसे बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएं, हम कुछ बातें उनसे मनवा लें। तो उन्होंने कहा जी आप लिख कर दे दें, और हम दस्तगीर साहब हैं जिन्होंने ये बेसिकली लिख कहा था, तो उन्होंने कहा आप लिख कर दे दें और मैं इसको ना हम इसको कंसीडर करेंगे। वो लिख कर दे दिया और आज तक उनकी टेबल में पड़ा हुआ है। तो जनाब ये कौन सा नजरिया है, जब आपको सहूलत मिल गई, जब आपको यहाँ से रिलीफ मिल गया, आप बाहर चले गए, आपके सारा वोट को इज्जतों का नारा खत्म हो गया और आपने उनको एक्सटेंशन भी दे दी और आप वो बिल्कुल जीरो हो गए। और जब आपको पता चला कि साल 1.5 साल के बाद भी आपकी बेटी को रिलीफ नहीं मिल रहा और आपके वहाँ पे स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं, तो एकदम आपके अंदर फिर एक वोट को इज्जत दो वाला शख्स जाग गया। तो शायद हकान नवासी साहब आप हमें तो कम से कम बेवकूफ़ ना बनाए ना, हम तो आपको जुबानी बता देंगे कि आपका जो माजी है वो क्या रहा है और आपके जो लीडर है उनका माजी क्या रहा है। ये मैं आप ज्यादा पीछे तो जा ही नहीं रहा, मतलब सारी की सारी 3-4 साल पहले की बात, अगर मैं उससे पीछे जाऊंगा तो वो तो बयान नहीं हो सकता कि आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो को क्या कहा करते थे, वो उनको किस तरह से अब्यूज किया करते थे। आज उस तरह से उनकी बेटी को अब्यूज किया जाता है तो उनको तकलीफ होती है। वो बेनजीर को पीली टैक्सी कहा करते थे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके। तो आज आपकी बेटी भी, आप काइंडली इन सब चीजों को भी अपनी बेटी को वो बेनजीर का आप इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखिए शायद हकान नवासी साहब, और उतना झूठ बोले जितना कि हजम भी कर जाए। माना वहाँ बेवकूफ है लेकिन इतनी बेवकूफ भी नहीं है जितनी आपने समझ रखी है। जी नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।